everyone. So in this video I'm going to teach you concept of supply और supply का सेक्शन है सेक्शन नंबर 7. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का चैप्टर. बट सप्लाई में डायरेक्टली डेफिनेशन में इसके जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होता है. तो गाइस दो तरह की टाइप्स ऑफ सप्लाई होती है. फर्स्ट इज़ टैक्सेबल एंड सेकेंड इज़ नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अब टैक्सेबल में कौन कौन सी आती है? एक तो चार्जेबल, जिसमें जीएसटी नॉर्मल रेट से लगता है गुड्स और सर्विसेज पे. नॉर्मल, जिसको उसमें हम नॉर्मल कैटेगरी ले रहे हैं. अब होता है नेक्स्ट होता है जीरो रेटेड. जीरो रेटेड में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करता है उन्हें कुछ बेनिफिट्स देती है, तो उस पर वो ज़ीरो रेट ऑफ जीएसटी लगा देती है, क्योंकि यार एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं. अब नील रेट क्या होता है कि जीएसटी में एक जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन पे नील रेट दिया होता है. नील रेट यानी ज़ीरो रेट दे रखा है. मतलब कोई अभी वैसे उनको, मतलब नील रेट क्या होगा कि वैसे वो एक्ट में है लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा. तो आगे जाके क्या होगा कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो नील रेटेड है वो आगे जाके गवर्नमेंट उस पर कुछ रेट भी स्पेसिफाई कर सकती है. नेक्स्ट होता है एग्जेम्प्ट गुड. तो एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होता है कि कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिन पे गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है क्योंकि वो सोशल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से होती हैं, तो उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जीएसटी के परव्यू में हम ज़ीरो रेट, नील रेट और एग्जेम्प्ट, इन दोनों को एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं, इन तीनों को. नाउ नेक्स्ट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि कुछ ऐसी सप्लाईज है जिस पे अभी जीएसटी नहीं लगता. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है. तो ये हो गई है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. ठीक है, और एग्जेम्प्ट के अंडर ही हम नॉन टैक्सेबल को भी लेते हैं. ये ग्रुपिंग के लिए है, बस ग्रुपिंग के लिए, वैसे ये सब अलग अलग है. जीएसटी के लिए हम इसको ऐसे लेते हैं. फाइन. तो सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन में हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7. अब इसमें 7 के सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए. तो क्लॉज ए में क्या कहता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑल फॉर्म्स ऑफ मतलब कि कोई भी तरह की सप्लाई हो, जैसे सेल, रेंट, डिस्पोजल, लीज, डिस्पोजल एक्सेट्रा. ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? गुड्स सबसे पहले क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी. गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security, but it includes actionable claims. It includes actionable claim. Actionable claim क्या होता है? कि जिस पे हमारा राइट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड. मतलब जैसे हमने एक डील कर ली जिसमें फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, जो पूरे हमें पेड़ चाहिए जो भी ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे ग्रोइंग क्रॉप होगा. ग्रोइंग क्रॉप मतलब जैसे कोई क्रॉप है, ठीक है, वो हमने एग्री कर लिया कि वो जो फार्मर है वो हमें सेल करेगा, तो वो इट इज़ अटैच टू लैंड ना, एंड फिर वो उसको कट करके ही देगा. तो इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेड और अग्री टू बी मेड. मेड और अग्री टू बी मेड, ओह सॉरी मैं आपको सर्विस एक्सप्लेन करना भूल गई. नाउ सर्विस क्या होता है? अगर आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ ली तो सर्विस की डेफिनेशन कुछ नहीं है. सर्विस की डेफिनेशन पता है क्या है? सर्विस की डेफिनेशन है अदर देन गुड्स. इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ना. तो सर्विस की डेफिनेशन होती है अदर देन गुड्स, बट इट इंक्लूड्स एनीथिंग जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रखा है, जैसे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मनी. एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मनी. इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको लोन दिया, टू अ पर्सन, बैंक ने किसी को लोन दिया. अब उस पर वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सर्विस. तो सर्विस इज़ एनीथिंग अदर देन गुड बट इंक्लूड्स money, activities relating to use or conversion of money.
एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ और कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी जैसे अगर हमें डॉलर्स चाहिए तो डॉलर्स के लिए किसके पास हमें जाना पड़ेगा, एक मनी एक्सचेंजर के पास। अब मनी एक्सचेंजर हमें देगा तो उसको क्या कहते हैं, वैसे तो सिर्फ पैसे का लेन देन हो रहा है लेकिन इसको सर्विस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ मनी। तो एनीथिंग दैट इंक्लूड्स यूज़ और कन्वर्जन ऑफ मनी इज कॉल्ड सर्विस। नेक्स्ट इज मेड और अग्री टू बी मेड। मेड और अग्री टू बी मेड यानी इसका मतलब क्या होगा कि मेड यानी ऑलरेडी हमने सप्लाई कर दिया, या फिर अग्री टू बी मेड यानी अभी हमने सप्लाई नहीं करा लेकिन आने वाली फ्यूचर डेट पे हम वो सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज़ फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन एक्चुअली मीन्स क्विड प्रो क्यू। व्हाट डू कंसिडरेशन मीन्स? क्विड प्रो क्यू। कुछ भी नहीं समझ आया यार, कोई टेंशन मत लो। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब या तो आप एक सप्लाई की, जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने कुछ सप्लाई करे गुड्स मिस्टर वाई को, तो अब गुड्स जिसने सप्लाई करे उसके बदले मिस्टर वाई क्या देंगे? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और अदर फॉर्म। जैसे क्या होता है, अगर आपको, जैसे ये तो मनी वाला तो इजी हो गया कि हमने मिस्टर एक्स को मनी दे दी गुड्स के बदले, लेकिन कंसिडरेशन वो भी चीज़ इन्वॉल्व करता है जैसे हम कोई एक्ट हो सकता है, जैसे फोरबियरेंस। फोरबियरेंस मतलब कि मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स दिए लेकिन मैंने मिस्टर वाई को बदले में बोला कि आप ये वाले गुड्स सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसको आगे रीसेल नहीं कर सकते मार्केट में। तो इससे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दे के क्या मांगा? एक वादा। फोरबियरेंस मतलब इसको मना करा आगे कुछ सेल करने के लिए, उसको बोला कि भाई तू गुड्स ले ले लेकिन ये आगे बेचियो मत। तो उसके बदले इसको क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। तो मनी की फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसमें यार एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो तुम्हारी बुक में भी है, जो कि है कि जैसे मैंने किसी ट्रस्ट में ट्रस्ट में मैंने मनी दी, ठीक है। अब मैंने ट्रस्ट में मनी दी, अगर तो मेरे बिज़नेस का नाम उन्होंने जैसे जैसे आप ज़ू में कभी गए होगे तो ज़ू में ऐसे लिखा हुआ है कि लाइक जो भी एनिमल्स होते हैं ना उनके आगे लिखा होता है कि लाइक इनका जो भी खर्चा पानी है वो कोई पर्सन कर रहा है, कोई एंटिटी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो अगर तो यार तुम्हारे बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा बिज़नेस का नाम है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, तो अगर तो तुमने किसी ट्रस्ट को पैसे दिए और उन्होंने ऐसे नेम प्लेट लगाए, ऐसा कि लिखते नहीं है कि मतलब विद द हेल्प ऑफ ABC लिमिटेड, ऐसे उन्हें एक प्रमोट करने के लिए, तो ये माना जाता है कि यार ये एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो तुम अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, इसलिए ये वाला जो होता है ये कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ABC लिमिटेड में मैंने उनको बोला कि मेरे बिज़नेस का नाम मत लिखो, सिर्फ लिखो मिस्टर ए लिख दो या फिर अननोन पर्सन लिख दो, मेरा नाम ही नहीं चाहिए, तो उस केस में इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता और ये सप्लाई के अंडर नहीं फॉल करता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग इज़ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है कि या तो तुम अपने बिज़नेस की जो तुम्हारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वो कर रहे हो, या फर्दरेंस मतलब जिससे तुम्हारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, प्रमोट होगा। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता दूँ कि बिज़नेस का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले ना इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ। तो बिज़नेस का मतलब होता है कि एक तो जो तुम्हारी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी फॉर एग्जांपल मेरा सेल ऑफ फर्नीचर का बिज़नेस है तो मैं फ़र्नीचर बेच रही हूँ, तो वो मेरी मेन एक्टिविटी है, एक तो वो। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड एक्टिविटी। रिलेटेड एक्टिविटी मतलब मैं फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी और रिलेटेड एक्टिविटी कर रही हूँ। जैसे मैंने जो मेरा पुराना फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर की शॉप में मेरा पड़ा हुआ टीवी जो मैंने लगा रखा था वो मैंने बेच दिया एज अ स्क्रैप, तो वो भी क्या माना जाएगा? सेल ऑफ सप्लाई। येस, वो भी माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर ऑफ एक्टिविटी में क्या होता है, पहले मैं लिख देती हूँ, एंड प्लीज़ गाइस नोट्स बनाते रहना, लास्ट मोमेंट में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, एज अ चार्ट बनाते रहो तुम। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में क्या होता है? नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब
मतलब अब तुम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को आगे प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल अगर एक कंप्यूटर की शॉप है तो वो कंप्यूटर का जो शॉप वाला है उसने अपने कस्टमर को पूरा लाइक सेटअप बताया कि सेटअप कैसे होगा कंप्यूटर का, उसको उस रिगार्डिंग पूरी सर्विस प्रोवाइड करी, तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो क्या होगा कि यार बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर बिजनेस क्लोज करने से पहले तुमने जो भी सप्लाई किया गुड्स और सर्विसेज का, वो भी तुम्हारा आ जाएगा सप्लाई के अंडर। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज कर दिया अपना बिजनेस, तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने जो अपने मैंने जो अपना कैपिटल एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, वो मैंने सेल कर दी, तो उसमें क्या होगा, वो भी एक सप्लाई के अंडर आ जाएगा। क्यों आएगा वो हम पढ़ेंगे आईटीसी के चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लब और एसोसिएशन सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है यार, जो क्लब होता है वो अपने मेंबर्स को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो भी किस में आ जाता है, बिजनेस के अंडर। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में क्लब्स में क्या होता है कि स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल या फिर क्या कहते हैं लाइब्रेरी, ये बहुत कॉमन फैसिलिटीज़ होती है जो कोई भी क्लब अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है, तो वो भी किसके इंक्लूड आ जाएगी, किसके अंडर आ जाएगी, सप्लाई के अंडर। नेक्स्ट होता है बिजनेस में क्या आता है, एडमिशन फॉर अ फी। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिवाली मेला है, दिवाली मेला ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें क्या होता है, कुछ टिकट आती है, तो वो जो टिकट आ रही है वो भी किसके अंडर इंक्लूड होगी, सप्लाई के अंडर हो जाएगी, ठीक है। क्लब इंक्लूड हो गया एंड नेक्स्ट इज एडमिशन फॉर अ फी, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय ऑफिस होल्डर्स। तो नेक्स्ट होता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस होल्डर। तो ऑफिस होल्डर्स क्या होते हैं, ऑफिस होल्डर्स वो पर्सन होते हैं लाइक जो एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्सन एडवोकेट है, तो एडवोकेट जो होता है ना वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट कर लेते हैं आगे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उनकी एक पोजीशन था, एक प्रोफेशन था जिसकी वजह से उन्हें आगे एम्प्लॉयमेंट मिला। तो और फॉर एग्जांपल एक और भी चीज़ हो सकती है कि जैसे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हेल्प करने हैं जो कि सिर्फ एक अपनी अलग से मतलब उनका वो एज हम उन्हें स्पेशल फीस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट फीस हम प्रोवाइड नहीं करते, तो वो किसके अंडर आ जाएंगे, ऑफिस होल्डर। नेक्स्ट हो जाता है एक्टिविटीज़ ऑफ रेस क्लब्स। तो रेस क्लब्स में क्या होता है यार कि जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स रनिंग का होता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइक पीपल बेट, तो वो जो रेस होल्डर जो भी प्रोवाइड करी है सर्विसेज वो भी किसके अंडर आ जाएगा, सप्लाई के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो भी गुड्स और सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो किसके अंडर आ जाएगी, अगेन वो किसके अंडर आ जाएगी, बिजनेस के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट आ जाती है 7(1) क्लॉज नंबर AA। तो AA में क्या कहता है कि कोई भी एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स दे रहा है एक सेपरेट पर्सन को, जो कि होगा कैश या फिर डेफर्ड पेमेंट या कोई अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन का, तो भी वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल RWA, द बेस्ट एग्जांपल इज़ RWA। सबने सुना होगा या सबकी सोसाइटीज़ में RWA होती है। तो RWA क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज़ कोई भी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल RWA में अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करा AC फॉर कंसेशनल रेट मतलब कि ऑब्वियसली जो नॉर्मल प्राइस है उससे कम, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के अगेंस्ट, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, सप्लाई के अंडर। सो नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर B। क्लॉज नंबर B क्या कहता है, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपने कोई कंसिडरेशन दे के कोई भी सर्विसेज इम्पोर्ट करी हैं, तो वो कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या ना हो तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है और वो है कि जैसे कोई हमने फ्री इम्पोर्ट करा तो वो सप्लाई नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कंसिडरेशन ज़रूरी है। लेकिन आगे हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, अगर वो शेड्यूल 1 में आता है तो कंसिडरेशन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई के अंडर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर हमने पर्सनल इम्पोर्ट्स करे हैं, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए करे हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा।
और इन सब पे क्या लगता है, इन सब पे लगता है RCM, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। RCM क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ कि जैसे सप्लायर GST देता है आगे गवर्नमेंट को, इसमें क्या होगा कि सप्लायर नहीं देगा, जो रेसिपिएंट होगा वो GST कट करके ही आगे पेमेंट देगा, और वो GST गवर्नमेंट को वो खुद जमा करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा। तो ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर B। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्लॉज नंबर C। तो क्लॉज नंबर C क्या कहता है, डीम सप्लाई। मतलब अगर तुम्हारी कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम इसको क्या कहेंगे, डीम सप्लाई कहेंगे। और ये एक्टिविटीज़ किसके अंडर मेंशन है, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज़ ऐसे रिलेटेड है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो सबसे पहला आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो जो भी अगर हम बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल, मतलब या तो हम किसी और को बेच देते हैं फॉर कंसिड्रेशन और नॉट फॉर कंसिड्रेशन। स्पेसिफिकली अभी हम नहीं कंसिड्रेशन हो रहा तभी हम बात कर रहे हैं। एंड अगर हम डिस्पोज कर देते हैं, मतलब एज अ स्क्रैप हम उसे या तो बेच देते हैं या फिर हम उसे सिर्फ फेंक देते हैं स्क्रैप में बिना कोई पैसे के, तो वो आ जाएगा सप्लाई के अंडर। क्यों, क्योंकि उस पर हमने ITC ले रखा होता है। तो ITC अगर हमने नहीं ले रखा तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये बस कंडीशन तभी है जब तुमने ITC ऑलरेडी ले रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है रिलेटेड पार्टी और DDP। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी या DDP के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली वो कंसिडरेशन तो इतना नहीं होगा क्योंकि रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी क्या होता है, रिलेटेड पार्टी इज़ द पर्सन इंक्लूडिंग ऑल द लीगल एंटिटीज़, जो जैसे ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स और ऑफ अदर बिजनेस, या फिर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप। मैं लिख देती हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप, और डायरेक्टर और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप। और क्या हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन जिसने ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ शेयर या फिर वोटिंग राइट्स होल्ड कर रखे हैं, या फिर कोई कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर कोई 2 एंटिटीज़ कंट्रोल हो रही हैं एक थर्ड पर्सन से, और मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और वन इज़ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा ऑफ द अदर। तो वो क्या आ जाएगी, रिलेटेड पार्टीज़ के अंडर। और फैमिली भी इंक्लूड किस में होती है, रिलेटेड पार्टी में। फैमिली में कौन कौन आता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। ठीक है, मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन और पर्सन तो हमेशा आएंगे। फैमिली में मैं बता देती हूँ डेफिनेशन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अगर केस स्टडी बन गई तो फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन ये तो हमेशा आएंगे, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और क्या हो गया ब्रदर और सिस्टर, ये तभी आएंगे जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट है ऑन द सेड पर्सन पे। ठीक है, अब DDP क्या होता है, तो DDP डिफाइंड है सेक्शन नंबर 25 के अंडर। तो DDP क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ब्रांच है दिल्ली में एंड मैंने एक और ब्रांच खोल ली अपनी मुंबई में। तो क्या होगा कि अगर जैसे डिफरेंट स्टेट्स होती है ना, तो दिल्ली और मुंबई का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिल्ली से निकल के बाहर मुंबई में एक ब्रांच सेटअप करी तो मेरे पास दिल्ली वाले का तो रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन मुझे मुंबई का अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दिल्ली वाला उसमें वर्क नहीं करेगा। और अगर दिल्ली के अंडर, मैंने सिर्फ दिल्ली के अंडर ही एक अलग ब्रांच खोली, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसका रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और नहीं भी ले सकता। अगर मैंने उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो भी बन जाएगी DDP, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट DDP। अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देती हूँ कि जैसे दिल्ली और मुंबई में अगर हमने कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स करा, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसमें कंसिडरेशन नहीं चार्ज करेंगे, यार हमारी अपनी ब्रांच है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन तुम्हें फिर भी इनवॉइस बनाना पड़ता है, वे बिल बनाना पड़ता है, प्रॉपर इन्वॉइसिंग करनी पड़ती है, वो एज एविडेंस यूज़ होता है, प्रॉपर इन्वॉइसिंग करनी होती है, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो तुम्हारा विद इन द स्टेट अगर तुम्हारा DDP नहीं है, ऐसी कुछ भी वेयर हाउस है या वट एवर, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें सिर्फ एक डिलीवरी चालान, एक चालान होता है डिलीवरी चालान, तो उसमें क्या होता है तुम्हें बस वो चालान पे करना है, वो इन्वॉइस पे वो इन्वॉइस होना चाहिए एज अ कवरिंग डॉक्यूमेंट। उसके अलावा तुम्हें टैक्स इन्वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ने एक एजेंट के थ्रू आगे अपना गुड्स बेच रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर तो जो गुड्स हैं वो एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इस पैरा 3 के डेफिनेशन में। मैंने क्या कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स है जिसने एजेंट हायर कर रखा है, और वो एजेंट जो है ना वो आगे बहुत सारी सिटीज़ में जाता है, बहुत सारी स्टेट्स में जाता है, जैसे मुंबई पंजाब जाता है, और कहाँ कहाँ जाता है, तमिलनाडु जाता है, केरला जाता है, बहुत सारी स्टेट्स में जाता है, वहाँ पे ये माल बेचता है। ठीक है, लेकिन अब जो मिस्टर एक्स जो एजेंट को पहले गुड्स दे रहे हैं, उसमें वो इन्वॉइसिंग करके दे रहे हैं, और वो इन्वॉइसिंग किसके नाम पे है, एजेंट के नाम पे, और एजेंट आगे उसको सेल कर रहा है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, वो आ जाएगा पैरा 3 की डेफिनेशन में। दिस इज़ पैरा 3, तो पैरा 3 की डेफिनेशन में आ जाएगा एंड वो सप्लाई माना जाएगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट पहले जो है कि वो ले रहा है ऑर्डर्स मुंबई से, पंजाब से, तमिलनाडु से, केरला से, एंड उसके बाद वो इन्फॉर्म करता है मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स इन्वॉइस करते हैं। जैसे मुंबई में कोई पर्सन है मिस्टर वाई, उन्होंने ऑर्डर दिया एजेंट को, और एजेंट आगे उतारा मिस्टर एक्स को, तो जो अगर मिस्टर एक्स इन्वॉइस कर रहे हैं मिस्टर वाई के नाम पे, तो क्या होगा कि ये फिर सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब सप्लाई कब माना जाएगा, जब एजेंट अपने इनवॉइस में अपना नाम इशू करवा रहा है। तो इतना समझ आता है तो मेंशन कर रहा है कमेंट। उसके बाद एक और आता है डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है कि जो गारंटी करता है पेमेंट को सप्लायर की कि तुम्हें इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके बदले क्या होगा कि यार इसको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगी, जो एजेंट की कमीशन है वो उसको हायर मिलेगी, लेकिन वो गारंटी करता है सेलर को कि मैं तुम्हारी इतने, जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट तो तुम्हारे बिकवाऊंगा ही, और अगर ये 100 यूनिट नहीं बिके तो इसको मैं ले लूँगा। ठीक है, तो ये होता है डेल क्रेडिट एजेंट। अब अगर ये डेल क्रेडिट एजेंट जो है डीसीए, जो डीसीए अगर तो वो इनवॉइस इशू कर रहा है अपने नाम पे और आगे बेच मतलब सेल कर रहा है जो भी उसकी पार्टीज़ है उसको, तो फिर यार वो सप्लाई के अंडर आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहा है तो वो सप्लाई के अंडर नहीं आएगा। लेकिन अगर डीसीए जो जैसे मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई को अगर डीसीए क्रेडिट पे दे रहा है, और क्योंकि उसने 100 यूनिट्स का वादा किया था मिस्टर एक्स को, तो वो 100 यूनिट्स के पैसे तो मिस्टर एक्स को दे देगा। लेकिन डीसीए ने मिस्टर वाई को एक क्रेडिट दे दिया कि यार तू मुझे जैसे 2 महीने बाद पेमेंट कर दियो, तो क्या होगा कि वो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। तो मिस्टर वाई से वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो इस इंटरेस्ट पे लायबल हो जाएगा जीएसटी के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ अ सेपरेट क्या होगी इसके लिए, एक्टिविटी है ना। लेकिन अब इंटरेस्ट क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि यार इसने गुड्स भी बेचे हैं, साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, तो ये बंडल होगी ना एक्टिविटीज़, तो ये बंडल्ड होगी, इसलिए इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करता और वो नॉर्मली इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस मिस्टर वाई को दे रहा होता क्रेडिट, तो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता। लास्ट आते हैं इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज में क्या होगा कि अगर हमने कुछ इम्पोर्ट करी है सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी या फिर उसकी ही एस्टैब्लिशमेंट जो आउटसाइड इंडिया लोकेट हुई है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, तो वो इसको सप्लाई ट्रीट करा जाएगा। रिलेटेड पार्टी से हो रही है ट्रांजेक्शन, या फिर उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो बाहर लोकेटेड है उनसे अगर वो कुछ इम्पोर्ट कर रहा है सर्विसेज, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, आ जाएगा क्या, सप्लाई आ जाएगा, जीएसटी, और आरसीएम में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर अपने पर्सनल यूज़र्स के लिए मंगवाई है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बस रिलेटेड पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट जो कि इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तभी वो आएगा। अदर केसेस में सब में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ सप्लाई। तो ये हो गया शेड्यूल 1। आगे की पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।